हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पर अब हम क्या डिस्कस करेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन के एक सिस्टम को पहले तो हम कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया, एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ली। कितने अननोन्स में? एन अननोन्स में। देखो एन अननोन्स कैसे हैं? x1 x2 अप टू xn। और ये आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं? a11 से लेके am1 तक टोटल आपके पास m इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? होमोजीनियस सिस्टम कैसे हुआ? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में 0 है और आप किसी भी टर्म की आप पावर चेक करेंगे तो ये 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। सभी जगह सभी जो अननोन वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर कितनी है? 1। तो यानी कि सेम पावर है, सेम डिग्री है सबकी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? होमोजीनियस सिस्टम। अब हम कैसे लिखते हैं इस अपने किसी भी सिस्टम को? अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? Ax इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। दिस इज अवर 0 मैट्रिक्स। क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने लास्ट वीडियो में क्या लिखा था? Ax इक्वल टू b। वहाँ पर यहाँ अननोन वैल्यूज़ थी, चाहे एक भी अननोन वैल्यूज़ हैं इस सिस्टम के अंदर। अगर किसी एक पर भी जीरो की जगह कोई अननोन, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो हमने Ax इक्वल टू b लिखा था, मीन्स b इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है तो दिस इज अवर 0 मैट्रिक्स। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिसेस हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्या एक मैट्रिक्स ही आएगी। सो व्हाट इज ए? ए क्या हो गई? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a11 a12 अप टू a1n। सेकेंड रो a21 a22 अप टू a2n। तो दिस इज अवर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। ये कौन सी हो गई? वेरिएबल मैट्रिक्स, अननोन वेरिएबल जिनको हमें सॉल्व करना है। और ये क्या हो गई हमारी? 0 मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ अब इस सिस्टम के अंदर ये जो हमें सिस्टम दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर 0 0 देखो पुट करके, 0 x1 0 x2 0, मतलब सभी 0 हैं, इकट्ठे 0 हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 ही है। और 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड में भी सभी इक्वेशंस के अंदर 0 आएगा। तो 0 0 तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। इसका मतलब x1 x2 xn सभी के सभी 0 हैं, यानी कि जो आपका x है वो 0 है। दिस इज ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब हमने यानी कि हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं? अब ये सॉल्यूशन तो है 0 0, हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो अगर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा? ठीक है, तो वही हमें निकालना है। अब हम कैसे लिख रहे थे? a ऑगमेंटेड b की फॉर्म में। तो a ऑगमेंटेड b, दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b। अब यहाँ पर b क्या है? हमने अगर आपने ऊपर देखा हो तो ये 0 0 था, उसके बाद में केवल यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ। हमारा मेथड क्या था? क्योंकि है ये सिस्टम ही, हम यहाँ पर रो एक्लन फॉर्म में ऑपरेशन लगाते थे और इसको रो एक्लन फॉर्म में चेंज करते थे, ताकि रो एक्लन फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम रैंक को कंसिडर करते थे। अब जब भी जो भी आप ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पर सभी 0 हैं, हमें केवल रो ऑपरेशन लगाने हैं, तो ये 0 आपकी इफेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो ऑपरेशन लगाने के बाद ये जो भी रैंक बनेगा इसका, वही सारी ए ऑगमेंटेड बी का रैंक होगा। तो आफ्टर रिड्यूसिंग बाय रो ऑपरेशंस, ये ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही ए ऑगमेंटेड बी का भी रैंक होगा। तो रैंक तो यहाँ पर हमेशा इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब रैंक तो इक्वल आएगा ही आएगा। और इसको हम वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि 0 0 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही। ठीक है, तो अब यानी कि अगर इसका सॉल्यूशन तो है ही, हमें इसका मतलब केवल 2 ही केस रह जाते हैं। नो सॉल्यूशन वाला केस तो यहाँ पर नहीं है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरह के रह जाते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। यूनिक सॉल्यूशन तो आपका कौन सा? यानी कि एक ही सॉल्यूशन है, और वो एक कौन सा होगा? 0 0 0 इसका सॉल्यूशन है ही। यानी कि
या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, वो हमने केसेस को यहाँ पर कंसीडर करना है कि क्या इसका इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, यानी कि अदर देन जीरो सॉल्यूशन आपने निकालना है। नाउ अब रूल क्या है, आपके हमारे पास कितने अननोन वेरिएबल थे, n अननोन वेरिएबल थे। अगर क्योंकि यहाँ पर a ऑगमेंटेड b रैंक जिसको हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया है वो सेम ही है, तो हम केवल a को ही सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको लिखते ही नहीं। ठीक है, अब हम a का रैंक निकालेंगे। अब a का रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जब हम रो एक्लन फॉर्म लगाएंगे, रो एक्लन से रिड्यूस करेंगे अगर a का रैंक n आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और फिर उस सॉल्यूशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो कौन सा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है 0 0 0। और अगर a का रैंक n से छोटा है, यानी कि नॉन जीरो रो हमें अगर n से कम मिल रही हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, और तब हम उस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस प्रॉब्लम। ये हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म इसकी सिस्टम की हो गई। a x इक्वल टू 0, a क्या है, ये कोफिशिएंट 1 2 3 4 8 5 1 4 8 3 7 2 एंड 5 6 8 1, ये हो गया, ये x हो गया और ये हो गया 0। क्लियर। अब हमें केवल a के लिए इसको सॉल्व करना है। तो रो एक्लन फॉर्म में ये ऑलरेडी 1 है, तो इस कॉलम में बाकी जो एंट्रीज हैं कॉलम में, बाकी जब ये एंट्रीज को हम बाय यूजिंग दिस एंट्री हम क्या बनाएंगे, 0। तो क्या लगेगा, r2 माइनस 8 r1, r3 माइनस 8 r1, r4 माइनस 5 r1। तो ये ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगाया। उसके बाद अब आ जाओ यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। अब आप इधर आएंगे, यहाँ पर अब आपको ये पहले भी बोला था कि इस केस में रो एक्लन एक्चुअल जो क्या है, क्या करते हैं हम, ये इस तरह से बन गए 1 0 0, फिर ये 1 और नीचे वाले 0। लेकिन यहाँ पर 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल करना क्या है, हमें तो ये 0 बनानी है, वो भी इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस 6 2, और बाकी दोनों एज इट इज़ आ गए। अब नाउ अब एक रीज़न ये भी था 2 बनाने का कि देखो यहाँ पर अगर आप इसको 11 से डिवाइड करते, ठीक है, तो ये आपकी नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ जाती है, और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है नॉन इंटीग्रल को प्लस माइनस करने में। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गई सेकेंड रो 2 माइनस 6 2, और अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उससे ये आपकी जो वैल्यू है, ये देखो ये आपकी इंटीग्रल वैल्यू ही मिल रही है। तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर आसान होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो हमने सेकेंड रो को 2 से डिवाइड कर लिया, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, सेकेंड रो को हमने 2 से डिवाइड किया, तो पहले हमने इसको बना लिया यहाँ पर 0 माइनस 13 को, तो r3 प्लस 13 r2, यह आ गया हमारे पास। उसके बाद ये वाला भी ऑपरेशन ये रह गया यहाँ पर, तो ये हम आगे लगा लेंगे। अब हमने इसके लिए यहाँ पर 56 से डिवाइड किया, तो ये सिंगल टर्म थी तो ये बन गया 56। बनने के बाद अब ये 1 आ गया यहाँ पर, ये आपकी फॉर्म यहाँ पर बन गई, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया 3/14। जस्ट इस दोनों स्टेप में केवल इसको शॉर्ट करके लिखा है, डिवाइड करके लिखा है। अब नाउ अब आप यहाँ पर 0 बना लो। एक्चुअली ये स्किप हो गया था तो इसलिए बाद में किया, आप इसको पहले कर लो, करना चाहो तो कर लो। तो इसके लिए 0 बनाने के लिए क्या लगाएंगे, r4 प्लस 4 r2, तो उससे क्या हुआ, ये 0 बन गया। और अब हमने कहाँ जाएंगे, अब आप नेचुरली अब आपने इसी को मैंने दोबारा लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 0 बनाएंगे बाय यूजिंग दिस 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब ये फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पर ये कितना बना, 0 1 2 3 4 0 1 माइनस 3 1 0 0 1 3/14
0 0 0 माइनस 153/14। क्लियर। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर 3/14 है और ये वैल्यूज़ हैं। अब इसको ज़्यादा आप 1 बना सकते हैं, उसके बाद ये 0 नहीं बनेगा, यानी कि और 0 नहीं बन सकती। अगर आप ये मतलब ये हमारा एलिमेंट अगर 0 बनेगा तभी हमारे पास रो कम हो सकती हैं, और ये 0 बनेगा नहीं, क्योंकि उससे और 0 इफेक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। तो नॉन जीरो रो कितनी हो गई? 4। आपके पास नॉन जीरो होगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे? x y z t, 4 ही नंबर ऑफ अननोन्स थे। तो जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आया। इसका मतलब सिस्टम का केवल यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक है तो वो 0 0 0 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो दिस सिस्टम हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज x y z t ऑल आर 0। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कि k यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे ये k दिया हुआ है, अननोन है। तो हमें बताना है कि k किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसके लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन वाला केस यहाँ पर होगा नहीं इन द केस ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है? 0। इधर साइड तो डिग्री सेम ही है, लीनियर ही है। नाउ अगेन हमने क्या कंसिडर किया? a को कंसिडर किया। उसके लिए ये ऑलरेडी 0 था, फर्स्ट रो की हेल्प से इसको बनाया 0। तो r2 + 3r1 ये आ गया आपके पास। अब हम क्या बना लेंगे? यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इंटरचेंज इसलिए नहीं किया कि यहीं पर रहे, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज नहीं किया। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि इससे ये नॉन इंटीग्रल भी नहीं बन रहा है। तो 5 से डिवाइड कर लिया, और अब क्या किया? इसको 0 बना सकते हैं। तो r3 में से r2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये जो k-1 आया, ये या तो 0 हो सकता है या नॉन जीरो हो सकता है। अगर k-1 0 है, तो अगर k-1 0 है, इसका मतलब दिस इज 0। इसका मतलब k = 1 है, k = 1 है तो 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो पूरी की पूरी रो क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब नॉन जीरो रो कितनी बची? आपके पास 2 ही बची। तो 2 नॉन जीरो रो आ गई, तो a का रैंक कितना आ गया? 2। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। यानी कि इस केस में इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं, हमें केवल ये बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन है और किसके लिए इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर इसको बस बता देंगे, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर k-1 नॉन जीरो है तो 3 नॉन जीरो हमारे पास रो कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। 3 नॉन जीरो रो हो जाएंगी, तो जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हैं। तो इस सिस्टम का केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, वो होगा 0 0 0। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और मेथड है, और वो मेथड लेकिन कब अप्लाई होता है? जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर का मतलब n ही आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और n ही आपके पास अननोन्स हैं। ठीक है। तो उस केस में आपके पास रो और कॉलम सेम बनेंगे, तो वो उस केस में हम इस मेथड को, सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब ऐसे करना शुरू में तो वही है कि ax = b वाली अगर हम फॉर्म लें तो ये क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये क्या है? वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, और ये आपकी कौन सी हो गई? राइट हैंड साइड की b क्या हो गई? 0 मैट्रिक्स। इसको चाहे तो आप 0 भी लिख सकते हो। तो राइट हैंड साइड की 0 मैट्रिक्स। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन के केस में केवल 2 ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब 0 0 0। ठीक है। अब यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल है कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0। और अगर अब हम यहाँ पर एक कंसीडर कर रहे हैं किसकी? 3 वेरिएबल इक्वेशन, जिसमें 3 ही इक्वेशन दे रखी हैं और 3 ही वेरिएबल है। तो इसको केवल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस केस में अगर रैंक 3 आएगा, अगर 3 इक्वेशन हैं 3 ही वेरिएबल्स में और रैंक अगर 3 ही आ जाता है, तो नॉन जीरो रो कितनी हो गई? 3। कब हुई? आफ्टर किस में रिड्यूस करके? रो एक्लन फॉर्म में ऑपरेशंस लगाने के बाद। तो यहाँ पर आप अब रैंक निकालना है।
ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट निकाल लें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये मेथड केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में लगेगा, यानी कि जब नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसका रैंक कितना होता है, जितने उसमें अननोन वेरिएबल्स हैं, जितने उसमें रो हैं। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो अगर हम 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन की ही बात करें और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसका रैंक 3 होगा। उसका रैंक 3 होगा तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाएगा और वहाँ पे आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब यानी कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, डिटर्मिनेंट में हम रो ऑपरेशन लगा लें और फिर वहाँ से वैल्यू देख लें कि क्या आ रही है, जीरो आ रही है या नॉन जीरो आ रही है। अगर नॉन जीरो आ गई तो मतलब उसका रैंक 3 है, मतलब उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है 0 0 0। और अगर नॉन जीरो रोज 3 से कम मिली, इसका मतलब नॉन जीरो रो अगर 3 से कम मिलेंगी तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी एक रो कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। और अगर किसी रो के मतलब एक डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल रहे हैं उसमें सारी एंट्री किसी एक रो में जीरो हैं तो नेचुरली उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आया तो इसका मतलब उसका जो रैंक है वो कितना हो गया, 3 से कम हो जाएगा। 3 तो होगा नहीं और रैंक 3 से कम होगा तो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि अगर हम इस मेथड को इस तरह से लिख दें, ये डिटर्मिनेंट निकाला इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है मतलब रैंक 3 है तो केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और अगर रैंक डिटर्मिनेंट जीरो आ गया मतलब रैंक 3 से कम है मतलब उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं और फिर हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करके उन सॉल्यूशंस को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिखा है 4। अगर आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं 3 ही वेरिएबल्स में। अब अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या केसेस बन गए कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन गए, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है तो आप वो वाला मेथड अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है तो आप क्या करेंगे, उसको रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर लो, वहाँ से देख लो नॉन जीरो रो है और फिर उसको वहाँ से सॉल्व कर लो तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो नॉन जीरो रोज इक्वल टू, ये हम बार बार उसी को बार बार कह रहे हैं कि नॉन जीरो रोज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 0 0 एंड नॉन जीरो रोज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सॉल्व्ड। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको एक सिस्टम दे दिया इक्वेशंस का और हमें लैम्डा की वैल्यू के लिए इसको डिस्कस करना है। तो हमने पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ली, ए लिख ली हमने। अब ए है, अब हमने रूट तो हमें बताइए कि हम क्या करते हैं, ये 0 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटर है कि 1 है तो ऊपर हम 1 बना लें और नीचे वाली 0 बना लें। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लिया और अब क्या लगाया, R2 - 2R1 R3 - R1, तो ये ऑपरेशन लगाया, ये बन गया। अब ये आपके पास मैट्रिक्स चेंज हो गई। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज़ लैम्डा के फॉर्म में हैं, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, यानी कि इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम इसको पहले डिस्कस करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। अगर इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो इसका रैंक कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, रैंक क्या होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। और अगर रैंक 3 से कम है, इसका मतलब अभी मैंने ऊपर बनाया था, यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ था, अगर रैंक 3 से कम है, ये देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब रैंक अगर 3 से कम है तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। वैसे भी ये थोड़ी समझ, अगर इसको समझ आ गया तो बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। डिटर्मिनेंट हमने 0 के इक्वल पुट किया और इसको एक्सपेंड कर लिया बाय फर्स्ट, एक्सपेंड कर लिया हमने इसको यहाँ पर बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी सॉल्व करके।
तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 and -2, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 2 and -2, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अब दो केसेस हैं, या तो लैम्डा की वैल्यू 2 और -2 होगी या लैम्डा की वैल्यू 2 और -2 नहीं होगी। तो अगर लैम्डा की वैल्यू नहीं है 2 और -2, हमने ये वहाँ वैल्यू कहाँ से आई थी, जब हमने डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखा था। अब अगर ये नहीं होगा, 2 और -2 नहीं होगा, तो यानी कि डिटर्मिनेंट आपका 0 ए का जो है डिटर्मिनेंट वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 2 और -2 नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब उसका तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है, और वो कौन सा है, 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सॉल्व करके दिखा दिया है कि अगर वैल्यू है 2 के लिए दिखा लो, -2 के लिए दिखा लो, 2 यहाँ पर पुट कर दिया, 2 यहाँ पर पुट किया, तो ये सारी आपकी यहाँ पर ये 0 बन गई, 0 बन गई, तो ये 2 ही रो रह गई। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की हमने बात करी थी। हमने ऊपर कौन सा केस डिस्कस किया था, जब वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जब 2 के इक्वल है, यानी कि 2 के इक्वल है या -2 के इक्वल है। तो 2 के इक्वल है, तो अब 2 से कम है रैंक, तो इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो हम वो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करिए। x + 6y + 10z = 0, -6y + -10z = 0। तो यहाँ से या आपको किसी एक वेरिएबल को सपोज करना पड़ेगा। सो लेट z = k, देन y = -5/3k, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशंस इन्फिनिटली मैंने कैसे हुए, आपने इस k को सपोज किया हुआ, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 वटएवर जो आपका मन चाहे, -1, यानी कि इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज आप z को दे सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर क्या था, लैम्डा = 2 है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। सेकेंड, -2 भी हो सकता है, तो पुट कर दिया लैम्डा = -2, लैम्डा = -2 पुट किया, तो यहाँ से ऑपरेशन लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑपरेशन से अब इसको आप क्या करो, -10 से डिवाइड कर लो, तो ये बन गया, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लो 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन गया। अब फिर इसको, ये सारी रो 0 हो गई, तो x सॉल्व कर लेते हैं, x + 2y - 6z = 0, y - z = 0, पुट z = k, then y = k, and from here x = 6k - 2k। तो ये हमारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए इन द केस में लैम्डा = 2, यानी कि क्या है यहाँ पर, अगर लैम्डा 2 या -2 नहीं है तो रैंक 0 नहीं होगा, और रैंक 0 नहीं होगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है 0 0 0। और अगर लैम्डा 2 या -2 है तो 2 के लिए हमने एक बार पुट करके सॉल्व कर लिया, एक बार हमने -2 के लिए पुट करके सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन उसके इन्फिनिटली मैनी मिल गए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें k की वैल्यू निकालनी है, कब, जब एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। नॉन ट्रिवियल यानी कि आपको 0 वाला नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, ठीक है। अब नाउ दिस इज द सिस्टम, नाउ इन द मैट्रिक्स फॉर्म इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी कोएफिशिएंट है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो ये वेरिएबल है और ये 0 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हो गई। अब क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर सकते हैं। अब हमें सिस्टम कौन सा, सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। नॉन जीरो होने का मतलब है जो रैंक है वो 3 से कम होना चाहिए, और अगर रैंक 3 से कम होना चाहिए मतलब इसका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, 0। तो अगर आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, पुट डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर इसको ए कहते हैं तो पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट ए को क्या डाल दिया, 0। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाया r1 + r2 + r3, उसके बाद 3k - 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। नाउ अब हम इनको 0 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें रो और कॉलम हम दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों 1 1 हैं तो ये 0 बन जाएंगे, तो C2 - C1 C3 - C1। अब हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वो सारी कैसी हो गई, 0 हो गई, सॉरी जो फर्स्ट रो है उसमें एक एंट्री नॉन जीरो है, बाकी दोनों 0 हैं, तो वी कैन एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। तो हमने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया,
तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, k की वैल्यू हमें मिली k = 2 एंड k = 11/3। तो ये हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई, k = 2 एंड k = 11/3। तो ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि k की कौन सी वैल्यू के लिए हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। यानी कि अब हम इसको दोबारा से लिख देते हैं कि अगर नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब रैंक कितना होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। और अगर हम डिटर्मिनेंट 0 डालते हैं तो k की वैल्यू क्या आती है, 2/3 एंड 11/3। यानी कि k की वैल्यू अगर 2/3 और 11/3 हो जाएगी तो हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि केवल 0 0 चाहिए तो रैंक 3 ही होना चाहिए, यानी कि जो आपका k है वो ना तो 2/3 होना चाहिए और ना ही 11/3। एंड द सॉल्यूशन इज x and y and z all are 0। सो हमने डिफरेंट हर क्वेश्चंस हमने होमोजेनियस इक्वेशन का यहाँ पर किया है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। थैंक यू।